तो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे संसदात्मक शासन प्रणाली के गुण दोष। जैसा कि अपन ने पूर्व में बने वीडियो में बात की थी कि इसमें हमारे प्रश्न आते हैं दो तरीके से। एक तो आपके प्रश्न आएगा कि मतलब प्रश्न आने का तरीका ये रहेगा कि संसदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली में अंतर बताइए। तो एक तो सीधा प्रश्न वो है, वो हमने उसको पूर्व में देख लिया, संसदीय प्रणाली क्या होती है और अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है। तो दोनों की जो विशेषताएं थी उनके आधार पर हमने जब अध्यक्षात्मक प्रणाली देखी थी उस समय उनकी दोनों में हमने अंतर भी कर लिया था। अब आज हम बात करते हैं कि गुण दोष। तो गुण दोषों में यदि हम इनको अपन अलग अलग दोनों को बांट के संसदात्मक प्रणाली के अलग गुण दोष देख लेते हैं और अध्यक्षात्मक प्रणाली के अलग गुण दोष अपन देख लेते हैं, ताकि उसके आधार पर फिर आप कंपैरिजन कर सकें कि क्या, मान लीजिए ये भी प्रश्न कई बार पूछ सकते हैं कि हमारे देश के लिए इनमें से कौन सी प्रणाली अच्छी हो सकती है, या क्या इस प्रणाली का ये विकल्प हो सकता है, या ये प्रणाली उस देश में ही क्यों सफल है। तो ऐसे कुछ भी कहीं भी प्रश्न पूछे, यदि गुणदोष आपको ध्यान में है तो आप इसको बहुत इजी तरीके से आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संसदीय प्रणाली के गुणदोष क्या हैं। तो ये मैंने आपसे शुरू में ही बात की थी कि संसदीय प्रणाली में जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ये अलग अलग न होकर आप देखते हैं कि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं उन्हीं में से कार्यपालिका का निर्माण होता है। अर्थात जैसे भारत में और ब्रिटेन में आप देखते हैं कि पार्लियामेंट या संसद जो है उसी में से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो ये जो व्यवस्था है जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, वह तब तक शासन करती रहती है मंत्रिमंडलीय जब तक उसे व्यवस्थापिका में उसे विश्वास प्राप्त है। तो ये व्यवस्था हमने देखी संसदीय शासन प्रणाली के। तो इसमें आज हम देख रहे हैं इसके गुण और दोष क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इसके गुणों की, तो सबसे पहला यदि आप इसे देखें गुणों के रूप में तो आप पाएंगे कि इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका चूंकि दोनों मिली हुई हैं, एक दूसरे से संबद्ध है, इसलिए सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सरलता हो जाती है, क्योंकि कानून निर्माण इनको करना है और ये जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो बड़े आराम से अपने द्वारा बनाया गया जो विधेयक है उसका प्रारूप वहां रखते हैं, उसको अच्छे से समझा पाते हैं, क्योंकि वहीं वो बैठते हैं और वहीं ये सारे। तो बहुत अच्छे से यहाँ ये अपना पूरा का पूरा जो कानून निर्माण का जो तरीका है, जिस विषय पर इनको कानून बनाना है उसको मंत्रिमंडल बड़े आराम से प्रारूप के रूप में, वहीं चूंकि स्वयं उसका भाग है इसलिए अच्छे से उनको समझा पाता है। और अब चूंकि आप देखते हैं कि व्यवस्थापिका है वो उसको अच्छे से समझ जाती है, तो व्यवस्थापिका उसे बड़े आराम से पारित करने में या समझने में उसे कोई समस्या नहीं होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इन कानूनों का एक तो निर्माण बड़ा आसानी से हो जाता है, दूसरा इनकी क्रियान्विति है वो उसी भाव से होती है जिस भाव से व्यवस्थापिका के जो कानून है वो बनते हैं। ठीक है, तो कानून के बनने, निर्माण और उसकी क्रियान्विति में एक जो आसानी है वो आपको यहां पर मिलेगी। दूसरा इसमें एक ये है कि मंत्रिमंडल में कोई बदलाव होना है तो बड़े आसानी से हो जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तुलना में यहां आप देखते हैं कि व्यवस्थापिका में से ही मेंबर होते हैं, तो उनमें जो बदलाव है किसकी जगह किसको लेना है या वैकल्पिक सरकार की भी कई बार आपने देखा है। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ एक इजी सिस्टम है कि यदि कोई ऐसी परेशानी आती है तो वहां बड़े आराम से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य अच्छे संबंधों के कारण ये विधि निर्माण और बदलाव जो परिवर्तन होता है सरकार संबंधी या किसी तरह का वो बड़ा आसानी से हो सकता है। अगली जो हम देखते हैं वो यहाँ ये है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत दल का नेता होता है। तो बहुमत दल का नेता होने का मतलब ये है कि जब उससे यहाँ बहुमत है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जब किसी मतलब सीधा सा आप कहें कार्यपालिका जब कानून बनाती है तो उसके कानून इस वजह से यहाँ आसानी से पारित हो जाते हैं क्योंकि यहाँ इनको बहुमत प्राप्त है। तो जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य जो एक टकराहट की स्थिति
हम दूसरी व्यवस्था में देखते हैं कि यदि मान लीजिए राष्ट्रपति है, अध्यक्षात्मक की बात करें, वह मान लीजिए उस पार्टी का है, जैसे मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी का होगा, और मान लीजिए यहाँ आप देखिए कि जो वहाँ की व्यवस्थापिका जिसे कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका की बात करें, तो यदि वहां पे दूसरे रिपब्लिक पार्टी का यदि बहुमत है, तो ऐसी स्थिति में ये समस्या आ सकती है कि राष्ट्रपति या वहां की कार्यपालिका है वो दूसरे दल की है और व्यवस्थापिका दूसरे दल की होती है। तो ऐसी जो टकराहट है, ऐसा जो आपसी संघर्ष है विधि निर्माण में, वो आपको संसदात्मक शासन प्रणाली में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये इसका कारण आपको बता ही दिया कि जो सामान्यतः जो भी कानून सामान्य बहुमत से पारित होते हैं उनमें यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का जो निर्माण है वह निर्माण बहुमत दल जो होता है उसी से होता है, ठीक है, उसी के द्वारा वो बना हुआ होता है। तो जिस दल को बहुमत है उन्हीं की सरकार है। तो इस दृष्टि से भी इनमें किसी प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक संघर्ष है, वो देखने को नहीं मिलता है। तो इस दृष्टि से भी हम ये मानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली सही है। संसदीय शासन प्रणाली में इस तरह का कोई टकराहट हमें देखने को नहीं मिलती। अगली जो हम बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि समय समय पे हमने देखा कि आपने पूर्व में पढ़ा होगा कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका, और वो कंट्रोलिंग जो करती है व्यवस्थापिका, वो कैसे करती है, प्रश्न पूछकर करती है, अविश्वास प्रस्ताव वगैरह इस तरह की सारी चीजें। तो अब यहाँ जब इनके चूंकि सारे मंत्री भी जब इनके जो सभाएं चलती है सदन के, जब आप देखते हैं कि जब संसद वगैरह कार्रवाई चलती है, ठीक है, तो जब सदन की कार्रवाई होती है, ये जो सत्र चलते हैं, तब आप देखते हैं कि इनमें सारे लोग होते हैं, तो मंत्रिमंडल भी वहीं बैठा होता है। तो कार्यपालिका की जब आलोचनाएं की जाती है, और ये आलोचनाएं जब रचनात्मक आलोचनाएं भी वहां आपको देखने को मिलेंगी, तो एक सबसे बड़ी चीज है कि इन आलोचनाओं के माध्यम से जहां भी लगता है सरकार को कि उसे कहीं वह गलत है या वो कहीं गलत तरीके से काम कर रही है, तो इन संसद सत्रों में जो आलोचनाएं होती है, उन आलोचनाओं के आधार पे कार्यपालिका के लोग जो कि वहीं मौजूद होते हैं, उस समय आप देखते हैं कि इनको उन त्रुटियों को, उन गलतियों को सुधार करने का एक मौका मिल जाता है। तो जो गलतियां हैं कार्यपालिका के द्वारा, वो गलतियां आगे से नहीं होगी। तो वो जो रचनात्मक, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आलोचनाएं हैं, पॉजिटिव जो क्रिटिसिज्म जो इनकी कार्यपालिका का किया जाता है, उसका एक बेनिफिट प्रशासन में दोबारा से उन गलतियां वो दोहराई नहीं जाती है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी यहाँ होती है। तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था के कारण उत्तरोत्तर कार्यपालिका अपनी कार्य प्रणाली में लगातार सुधार करती है, ताकि जब दोबारा सत्र आए और दोबारा जब उनका आमना सामना व्यवस्थापिका में दोबारा हो, चूंकि स्वयं उसके पार्ट हैं, स्वयं भी उसके मेंबर हैं, तो वहां बैठना पड़ेगा उनको। उस स्थिति में निस्संदेह उनके दिमाग में रहता है कि वो दोबारा वो गलती नहीं दोहराएं और उससे बेहतर कार्य करके वो दोबारा उन लोगों के सामने जा पाए। क्लियर है चीज? इस दृष्टि से भी हम देखते हैं कि जो व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका के मंत्रियों की कार्य प्रणाली में लगातार सुधार है, वो उसमें देखने को हमें मिलते हैं। अगला जो इसमें गुण है वो ये माना जाता है, जो हम कह सकते हैं कि इनमें एक संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है। अब ये संवैधानिक प्रधान, जैसे भारत में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, ब्रिटेन में संवैधानिक प्रधान है वो वहां की महारानी। तो हमने पूर्व में भी देखा था कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली में, तो हमें दो प्रकार के प्रधान हमें दिखाई देते हैं। एक हमें दिखाई देते हैं राज्य के प्रधान, और एक हमें दिखाई देते हैं सरकार के प्रधान। जैसे सरकार के प्रधान है प्रधानमंत्री, राज्य के प्रधान है जिनके नाम से राज्य की कार्यपालिका का संचालन होता है, उसके प्रधान होते हैं राष्ट्रपति या सम्राट या साम्राज्य, ठीक है। तो ये जो है, अब इसमें संवैधानिक प्रधान को हम देखते हैं, जैसे आपने ब्रिटेन में पढ़ा कि संवैधानिक प्रधान के पास प्रोत्साहन का अधिकार है, वो मंत्रिमंडल को समय समय पर प्रोत्साहित करता है। चेतावनी का अधिकार है, जहां कहीं भी उसे लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है तो वहां वो चेतावनी
दे सकता है। और एक आपने अधिकार पढ़ा था परामर्श का अधिकार, कि वो समय समय पर मंत्रिमंडल को परामर्श देता है। और उसका कारण ये है कि उसके परामर्श को, क्योंकि यह जो पद होता है यह राजनीति से बहुत ऊपर का पद है, निष्पक्ष पद है। चाहे भारत में देखें चाहे वहां देखिए कि इसे हम एक तटस्थ पद कहते हैं। जो भारत का या ब्रिटेन का संवैधानिक जो प्रधान का पद है, संवैधानिक जो प्रधान होता है, वो जो सामान्य राजनीति से ऊपर उठ के तटस्थ भाव वो रखता है। जो भी उनको सही दिखाई देता है वो अपनी राय उसमें देते हैं। तो ये जो राय है, ये जो परामर्श है, ये एक नई दिशा पूरी शासन प्रणाली को देती है। और चूंकि सम्मान उनका खूब होता है तटस्थता के कारण, तो हमेशा उन पर जो कार्यपालिका है वो सोचने के लिए विवश होती। तो आप देखिए कि वहां की चाहे संसद हो चाहे वहां का प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल हो, वह अपने औपचारिक या संवैधानिक प्रधान की जो बात है, उसका परामर्श है, उसका जो उसके द्वारा किसी तरह के लिए मोटिवेट किया जा रहा हो, तो उनको कोई व्यक्ति इग्नोर नहीं करता है। तो एक निस्वार्थ या आप कह सकते हैं कि एक वैल्यूएबल जो सुझाव है, जो राजनीति से ऊपर उठ के पूरे राष्ट्र हित पूरे समाज हित के लिए होता है, वो व्यवस्थापिका में संवैधानिक प्रधान के द्वारा मिल पाता है, जो कि राजनीति से अलग है। ठीक है, जो सामान्य राजनीति के लाभों को ध्यान में नहीं रख के पूरे राष्ट्र के लाभों को ध्यान में रखते हुए देता है, और ये चीज बड़ी मायने रखती है। तो यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में एक जो इसका प्रमुख एक बड़ा गुण है वो यह है कि तटस्थ जो सलाह है, तटस्थ जो उनका भाव है, तटस्थ जो उनका परामर्श है, उससे पूरी राजनीति में एक संतुलन मिलता है। क्योंकि वह दलीय दोषों से ऊपर है, दलीय प्रभावों से बिल्कुल मुक्त होते हैं, तो इनका लाभ भी राष्ट्र को मिल पाता है। तो यह व्यवस्था भी हमें संसदीय शासन प्रणाली में मिलती है। ठीक है ना, क्योंकि ये लोग प्रत्यक्ष राजनीति भाग लेते नहीं है, प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लेके इनका काम बस एक एज ए राष्ट्र के प्रधान के रूप में, एक संरक्षक के रूप में हमें वहाँ दिखाई देता है। तो एक संरक्षक की भांति ही ये हमेशा एक बिल्कुल जो क्लियर जो राष्ट्र के हित की चीजें हैं वो सामने रखते हैं। अगला यदि हम गुण की बात करें तो एक गुण आपको इसमें ये दिखाई देता है कि चूंकि जो मंत्रिमंडल का सदस्य है वह व्यवस्थापिका का भी सदस्य है। मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता है वो व्यवस्थापिका का भी सदस्य होता है, इसलिए वो दोनों के हित अच्छे से जानता है और वो दोनों हितों को ध्यान में रखते हुए अपने क्रियाकलाप करते हैं। तो दोनों के मेंबर होने के नाते दोनों चीजों को अपना एक संतुलित जो दृष्टिकोण है वो इनका होता है संसद के प्रति और कार्यपालिका के प्रति। तो दोनों के मध्य इस तरह का व्यवहार करते हैं कि एक सामंजस्य इनमें स्थापित रहे। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं कि दोनों के मध्य कोई टकराहट जैसी स्थिति है कि ये अपनी बात पे अड़े रहे, ये अपनी बात पे अड़े रहे। वो चूंकि उसका मेंबर भी है तो वहां भी उसको अपना पक्ष रखना है, वहां का मेंबर होने के नाते वहां की चीजों को वो बेहतरीन तरीके से जानता है। तो एक संतुलित जो दृष्टिकोण है, एक जो दोनों के मध्य कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के जो मध्य एक बेहतरीन दृष्टिकोण है, वो इसलिए भी प्रकट हो पाता है, सही ढंग से क्रियान्वित हो पाता है, क्योंकि अधिकांश मतलब लगभग सारे ही जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं। अगली यदि हम बात करें तो इसके कुछ विचारक इसको बताते हैं कि भाई जो संसदीय शासन प्रणाली के बड़े कट्टर समर्थक हैं वो कहते हैं कि लोकतंत्र का जो वास्तविक जो स्वरूप है वो हमें संसदीय शासन प्रणाली में ही दिखाई देता है, कि जहां विधि का निर्माण भी उन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है, और विधि निर्माण के बाद में जो चूंकि जब विधि का निर्माण कर रहे हैं तो विधि निर्माण करते समय वे सारे मंत्रिमंडल या कार्यपालिका के सदस्य भी उसके पार्ट हैं, तो बारीकियों को जानते हैं, वो उन भावों को जानते हैं कि जनता के हित में उन चीजों को क्रियान्वित किस स्वरूप में करनी है। उनका जो मूल भाव है वो उनसे छिपा हुआ नहीं रहता। तो उस मूल भाव की जो डेमोक्रेटिक जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब कानून बना रहे हैं तो उनके मूल भाव को वैसे के वैसे क्रियान्वित करना भी ये करेंगे संसदीय शासन प्रणाली में ही हो सकता है। तो इसके कट्टर समर्थक इस दृष्टि से भी संसदीय शासन प्रणाली को एक जो गुणशाली या इसके जो तारीफ है वो करते हैं इस संदर्भ में भी। और अगली हम बात करें कि चूंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के जो मेंबर हैं वो जनता के चुने हुए मेंबर होते हैं, इसलिए इस दृष्टि से भी ये है कि वही कानून बना रहे हैं, वही कानून को लागू कर रहे हैं।
यहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली में एक समस्या ये आ सकती है कि राष्ट्रपति तो निर्वाचित है जनता द्वारा, लेकिन जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे वो आवश्यक नहीं कि राष्ट्रपति अपने इच्छा से जो गुणी लोग हैं, जो भी उसकी दृष्टि में विशेषज्ञ हैं, उनको वह अपने मंत्रिमंडल में शामिल करता है। तो कई जो अध्यक्षात्मक प्रणाली के आलोचक हैं वो कहते हैं कि इस दृष्टि से हम बात करें तो वास्तविक जो जनता की जो प्रतिनिधित्व है जनता का, वह प्रतिनिधित्व संसदात्मक शासन प्रणाली में ही हमें देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो संसदात्मक शासन प्रणाली के ये गुण हमें दिखाई देते हैं। अब यदि हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली के दोषों की, तो नेक्स्ट जो वीडियो है हम जो बनाएंगे उसमें हम संसदीय शासन प्रणाली के दोष देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली के दोष और लास्ट में इसका महत्व है वह हमें किस रूप में दिखाई देता है। ठीक है।